राजस्थान के सुनहरी रेत अपने अंदर हजारों राज छिपाए बैठी है। यहां के हर किले, हर महल और हर खंडहर की अपनी एक कहानी है। कोई कहानी वीरता की है, कोई कहानी प्रेम की। लेकिन जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी कहानी दफन है जो ना तो पूरी तरह वीरता की है और ना ही पूरी तरह प्रेम की। यह कहानी स्वाभिमान की है, एक ऐसे जिद्दी स्वाभिमान की जिसके लिए पूरी सभ्यता ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। यह कहानी है कुलधरा की, जिसे आज दुनिया भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी गांवों में से एक मानती है। जब आप कुलधरा की सरहद में कदम रखते हैं तो हवा का रुख अचानक से बदल जाता है। दिन की तेज रोशनी में भी वहां एक अजीब सा भारीपन और ठंडक महसूस होता है। टूटे हुए घर, वीरान दीवारें और उजड़े हुए आंगन आज भी किसी के इंतजार में पलके बिछाए लगते हैं। करीब 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। जब यहां खेल रहे थे बच्चे, औरतें पनघट से पानी ला रही थी, चौपालों पर बुजुर्गों की हंसी गूंज रही थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक ऐसी काली रात आई जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई। 84 गांवों में हजारों लोग हवा में गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए तो बस एक श्राप जो कभी खत्म नहीं हुआ, साथ ही वो सन्नाटा जो मौत से ज्यादा बदतर रहा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बताते हैं कि कुलधरा की स्थापना करीब 13वीं सदी के आसपास हुई थी। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था, जो मूल रूप से पाली क्षेत्र से माइग्रेट होकर यहां पहुंचे थे। उस दौर में कुलधरा कोई वीरान खंडहर नहीं, बल्कि जैसलमेर रियासत का सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर और खुशहाल गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े व्यापारी और अद्भुत वैज्ञानिक सोच वाले किसान थे। रेगिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता से खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने एक खड़ीन तकनीक इजाद की थी जिससे वो बारिश की एक एक बूंद को जमा करते और रेगिस्तान की बंजर जमीन पर सोना उगाते थे। उस दौर में कुलधरा व्यापार का एक बड़ा समृद्ध केंद्र बन गया। यहां के लोग अमीर थे, सुसंस्कृत थे और उनका समाज सुसंगठित था। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि लोक कथाओं के अनुसार यह आसपास के 84 गांवों का मुख्यालय था। यहां के मुखिया का फैसला इन 84 गांवों के लिए पत्थर की लकीर था। घरों की बनावट ऐसी थी कि जून की तेज गर्मी में भी घर के अंदर ठंडक रहती थी। यहां नालियों की व्यवस्था थी, हवा का प्रवाह, वास्तु का ज्ञान। ये तमाम सबूत है कि पालीवाल ब्राह्मण अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी समृद्धि ही उनकी पहचान थी। लेकिन अफसोस कि यही समृद्धि और सुंदरता उनकी बर्बादी का कारण भी बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत की गद्दी पर उस समय का जो राजा था वो नाम मात्र का था। असली सत्ता और ताकत जिसके हाथ में थी वो रियासत का दीवान था, सलीम सिंह, जिसे क्रूरता के चलते कई लोग जालिम सिंह भी कहते थे। इतिहास गवाह है कि सलीम सिंह जैसा क्रूर, धूर्त और अय्याश दीवान शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। उसे सत्ता का नशा था। वो अपनी प्रजा को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा समझता नहीं था। इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने जनता पर इतने टैक्स लगाए थे कि लोगों का जीना दूभर हो गया था। वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, लेकिन लोक कथाओं में जिस कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है वो है एक दिल दहला देने वाली घटना। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की जवान बेटी पर पड़ी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। सलीम सिंह, जो पहले से ही अपनी अय्याशी के लिए बदनाम था, उस लड़की को देखकर अपना आपा खो बैठा। ये कोई प्रेम नहीं था, एक सन की दीवान की हवस और जिद थी। उसने सोचा कि मैं रियासत का दीवान हूं, मुझे कौन रोक सकता है। सलीम सिंह ने गांव वालों के पास एक फरमान भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक उस लड़की को मेरे महल भेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुलधरा पर अपनी फौज लेकर मैं चढ़ाई कर दूंगा, गांव को तहस नहस कर दूंगा
और तुम्हारी एक एक ईंट से ईंट बजा दूंगा। यह संदेश किसी बिजली की तरह गांव पर गिरा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, ये उनके धर्म, उनकी इज्जत और उनके सैकड़ों साल पुराने स्वाभिमान का सवाल था। वे अपनी बेटी को एक ऐसे राक्षस के हवाले कैसे कर सकते थे जिसने पूरी रियासत को नर्क बना रखा था। लेकिन दूसरी तरफ समस्या यह भी थी कि सलीम के पास सेना थी, हथियार थे, राजा का मौन समर्थन था। गांव वाले जानते थे कि अगर मना किया तो कत्लेआम मच जाएगा। सलीम ने उन्हें सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी। ये कुछ दिन कुलधरा के इतिहास के सबसे भारी दिन थे। हर घर में डर का माहौल था। हर पिता अपनी बेटी को लेकर चिंतित था, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वो रात आई जब सलीम सिंह की दी हुई मोहलत खत्म होने वाली थी। अगले दिन पूर्णमासी थी और सलीम अपनी सेना के साथ लड़की को लेने आने वाला था। उसी रात कुलधरा के प्राचीन मंदिर के बाहर एक गुप्त सभा बुलाई गई। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, इसमें कुलधरा के अलावा आसपास के गांवों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। रात के अंधेरे में हजारों लोग मंदिर के प्रांगण में जमा हुए। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। सवाल बड़ा सीधा था कि क्या हम अपनी बेटी उस जालिम को सौंप दें और अपनी जान बचा लें, या फिर हम उसका सामना करें। सामना करने का मतलब था मौत, क्योंकि निहत्थे ब्राह्मण सलीम सिंह की ट्रेंड फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी उस पंचायत ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी मिसाल इतिहास में दूसरी नहीं मिलती। गांव के मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी, सबके सामने रख दी, भारी आवाज में कहा कि यह बेटी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सब की बेटी है। यह पाली वालों की इज्जत है। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, हम ये गांव को छोड़ देंगे। हाँ, सही सुना आपने। लड़ने या झुकने के बजाय त्याग का रास्ता चुना। हजारों लोगों ने एक ही सुर में फैसला किया कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने पुरखों के घर, अपनी लहलहाती फसलें, जमा पूंजी सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन बेटी उस राक्षस को नहीं देंगे। यह फैसला हो सकता है सुनने में आपको आसान लग रहा हो, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि जिस घर में पीढ़ियों ने वक्त गुजारा हो, पैदा हुए हो, मरे हो, जिस मिट्टी में पूर्वजों की अस्थियां हो, जिस आंगन में बचपन बीता हो, सब कुछ एक पल में त्यागने का निर्णय। यह भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान का सर्वोच्च शिखर था। यह घटना लगभग 1815 से 1825 के बीच मानी जाती है। फैसला हो गया था। उसी रात तुरंत अभी के अभी आदेश दिया गया कि जो जैसा है वैसा ही निकल पड़े। किसी को कुछ भी साथ ले जाने का मौका नहीं मिला। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। आप कल्पना करके देखिए कि उस रात हजारों घरों के दिए एक साथ बुझा दिए गए। औरतों ने अपने भारी सोने चांदी के गहने जो वो साथ नहीं ले जा सकती थी, उन्हें घर के आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। बुजुर्गों ने रोते हुए अपने घरों की दीवारों की चौखट को आखिरी बार चूमा। बच्चों के खिलौने आंगन में बिखर गए। चूल्हों में जलती हुई आग पर पानी डाल दिया गया, जिससे उठने वाला धुआं उस रात की गवाही दे रहा था। बैलगाड़ियां जुटी और एक महापलायन शुरू हुआ। यह शायद दुनिया का सबसे रहस्यमयी पलायन था। 84 गांवों के हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जानवर सब एक साथ निकले। हैरानी की बात है कि उसके जाने की किसी को भनक तक नहीं लगी। सलीम सिंह के गुप्तचरों को भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान की हवाओं ने और रात के अंधेरे ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया था। वो हजारों लोग किस रास्ते से गए, किधर गए, कहां जाकर बसे, ये आज तक एक अनसुलझी पहेली है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो जोधपुर चले गए, कुछ कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर बिखर गए, लेकिन उस रात के बाद उन्हें कभी एक साथ नहीं देखा गया। जाते जाते उन ब्राह्मणों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग थी। पीछे मुड़कर अपने प्यारे गांव को जो अब वीरान होने वाला था, उस दर्द और गुस्से में उनके मुंह से एक श्राप निकला, एक ऐसा श्राप जो आज भी कुलधरा की हवाओं में गूंजता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज हम उजड़ रहे हैं, उसी तरह ये गांव हमेशा उजड़ा रहेगा। आज के बाद कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। जो यहां रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उनका यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि अगले दिन सलीम सिंह जब अपनी फौज लेकर पहुंचा तो गांव में सन्नाटा मिला। खाली घर, खुली हुई खिड़कियां, उड़ती हुई धूप, न कोई इंसान न परिंदा। सलीम का घमंड चूर चूर हो गया। न लड़की मिली न प्रजा, उसे मिली तो बस एक वीरान रियासत और ब्राह्मणों का शाप। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो इतिहासकार और तर्कवादी अक्सर पूछते हैं कि क्या यह वाकई में श्राप था? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सलीम द्वारा बढ़ाए गए भारी भरकम टैक्स और पानी की किल्लत के चलते गांव वालों को गांव छोड़ना पड़ा। आईआईटी खड़गपुर की 2017 की स्टडी भी इशारा करती है कि शायद उस समय किसी बड़े अर्थक्वेक ने इन घरों को नुकसान पहुंचाया।
ये तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पानी वाली थ्योरी पर सवाल उठते हैं। पानी की कमी एक दिन या एक रात में नहीं होती, है धीमी प्रक्रिया है। अगर सूखा पड़ता तो लोग धीरे धीरे पलायन करते। एक साथ 84 गांव रातों रात खाली नहीं होते। पालीवाल तो जल संरक्षण के मास्टर थे। उनके बनाए हुए तालाब और कुएं आज भी जिंदा हैं। दूसरी बात ये कि जब लोग पानी की कमी से जाते हैं तो अपने घरों को उजाड़ कर नहीं जाते, वे वापस आने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कुलधरा के घरों को देखकर ऐसा लगता है कि लोग ऐसे गए जैसे उन्हें पता था कि अब कभी वापस नहीं आने वाले। इसीलिए विज्ञान अपनी जगह पर, लेकिन स्वाभिमान वाली कहानी का वजन ज्यादा महसूस होता है। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद सलीम सिंह ने बहुत कोशिश की गांव को दोबारा बसाया जाए। उसने दूसरे लोगों को वहां भेजा, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां रहने गया वो एक रात टिक नहीं पाया। किसी के घर में आग लग गई, कोई बीमारी से मर गया, कोई डर के मारे भाग गया। धीरे धीरे लोगों को यकीन हुआ कि कुलधरा इंसानों के लिए रहने लायक नहीं बचा। वक्त बीतता गया, 100 साल, 200 साल, लेकिन आज भी कुलधरा वैसे ही वीरान है। समय वहां थम गया है। आज वहां जाने पर आपको टूटे हुए मकानों की कतारें दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे घर के लोग अभी अभी बाहर गए हैं और वापस आने वाले हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए। उस श्राप का असर सिर्फ उस जमाने तक सीमित नहीं रहा। आज के आधुनिक दौर में भी कुलधरा अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। कई बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां रात बिताने की कोशिश की। सबसे प्रसिद्ध घटना 2013 की है, जब दिल्ली की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनकी टीम ने रात बिताई। उनके पास आधुनिक मशीनें थी जो नकारात्मक ऊर्जा को मापती थी। अपनी रिपोर्ट में बताया कि रात के 12 बजते ही तापमान गिर गया। रेगिस्तानी गर्मी में कड़ाके की ठंड लगी। उनके टेंट के आसपास किसी चलने की आवाजें आईं। लेजर बीम से देखने पर परछाइयां दिखाई पड़ी। ये डरावना अनुभव था कि रिकॉर्डिंग में उन्हें किसी बात करने की आवाजें मिली, जबकि वहां उनके अलावा कोई नहीं था। किसी ने कान में फुसफुसाते हुए कहा कि जाओ यहां से। टीम के सदस्यों को खरोंची आई और ऐसा लगा कि मानो कोई धक्का दे रहा है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उस रात के अनुभव ने टीम को हिलाकर रख दिया था। श्राप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। उस दीवान सलीम सिंह का भी अंत बहुत बुरा हुआ। पालीवालों के जाने के बाद रियासत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, क्योंकि खजाना भरने वाले चले गए थे। सलीम सिंह का अत्याचार और बढ़ता गया। अंत में उसे कर्मों की सजा मिली। वैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड उसकी मौत पर बहुत साफ नहीं है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि उसके ही लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसे जहर देकर मार डाला या किसी बीमारी से वो सड़कर मरा। कई कहते हैं कि ब्राह्मणों का श्राप उसे ले डूबा। उसका आलीशान महल, जिसे मोती महल या सलीम सिंह की हवेली कहते थे, वो आज भी जैसलमेर में मशहूर है। लेकिन जिस घमंड के लिए उसने 84 गांवों को उजाड़ा था, वो घमंड मिट्टी में मिल गया। आज कुलधरा ASI की देखरेख में है। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में है। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, लोग उन टूटे हुए घरों को देखने आते हैं, फोटो खींचते हैं, उस पुरानी वास्तुकला की तारीफें करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ASI की गार्ड, स्थानीय पुलिस वहां सबको बाहर निकाल देते हैं। गेट पर ताला लग जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। कुलधरा को एक बार फिर उसी अंधेरे और सन्नाटे के हवाले कर दिया जाता है जो उसका नसीब बना। कुलधरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्वाभिमान की कीमत क्या होती है। आज हम छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत के लिए अपनी पूरी दुनिया को कुर्बान कर दिया था। वो खामोश दीवारें आज भी चीख चीख कर कहती हैं कि हम उजड़ गए लेकिन झुके नहीं। वो गांव डरावना जरूर है, लेकिन वो पवित्र भी है, क्योंकि वहां त्याग की खुशबू आती है। लोग उसे भूतिया कहते हैं, लेकिन शायद भूत नहीं है। वहां उन हजारों लोगों का दर्द है, उनकी यादें, उनका स्वाभिमान आज भी हवाओं में तैर रहा है। अगर आप कभी कुलधरा जाएं और वहां की रेत को कान लगाकर सुने, तो शायद आपको भी वो आवाज सुनाई पड़े। 84 गांवों के कदमों की आवाज जो रात के अंधेरे में अपने घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे। सवाल, क्या कुलधरा श्रापित है? जवाब है हाँ, लेकिन ये श्राप किसी चुड़ैल या जिन का नहीं। ये श्राप टूटे हुए दिलों का है, जिन्हें बेवजह सताया गया। और टूटे हुए दिल की बद्दुआ पत्थर की लकीर सी होती है, जो सदियों तक नहीं मिटती। कुलधरा के खंडहर आज भी चीख चीख कर एक कड़वा सच बयां करते हैं। हम डरते हैं उन वीरान रास्तों से, उन अनजानी आवाजों से, लेकिन असली डर उन दीवारों में नहीं, उस वजह में छिपा है जिसने उन्हें खाली किया। अगर पूरा समाज एक रात में मिट सकता है, तो सवाल भूतों का नहीं, सवाल सत्ता का है। क्योंकि भूत तो शायद कहानियों में होते हैं, लेकिन सत्ता का अहंकार हकीकत में बस्तियां उजाड़ता है। फैसला आपका, कौन ज्यादा डरावना है? वो 200 साल पुराना श्राप या वो जिंदा अहंकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जो सत्ता हदें पार करती है तो कुलधरा जैसे खंडहारे बचते हैं। क्राइम बुक की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और कहानियों के लिए आप क्राइम बुक के साथ जुड़े रहिएगा और अगर अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा।